हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण कक्षा 6 में भाषा, बोली और व्याकरण के विषय में बता रहे हैं। भाषा मानव जीवन को प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है। भाषा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। अपनी इसी विशेषता के कारण मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा संसार के व्यवहार का मूल है। हम सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात भाषा ही मानव के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। परिभाषा भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा भाषा अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर, पढ़कर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के कहे लिखे भावों अथवा विचारों को समझता है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, जर्मनी, रूसी, फ्रेंच आदि। भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, जैसे बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हिंदी आदि। अधिकांश विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कुछ विद्यालयों से पंजाबी आदि दूसरी भाषा की पढ़ाई की जाती है। संक्षेप में जूनियर कक्षाओं में चित्रभाषा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जिसमें भारत में हिंदी अनिवार्य भाषा है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा शाब्दिक अर्थ है मातृ यानी माता की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। माँ ही छोटे से बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करती है, इसलिए बच्चे की माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है, छोटा शिशु धीरे धीरे वही भाषा सीखता है। इस चित्र के में 2 बच्चे हैं, कृपला और रामचंद्र। दोनों पड़ोसी हैं और दोनों पिछले 2 सालों से एक साथ रह रहे हैं आसपास में। कृपला के माता पिता बंगाली हैं और उनका जन्म कोलकाता में हुआ है। उसके परिवार में बंगला बोली जाती है, उसकी मातृभाषा बंगला है। रामचंद्रन तमिलनाडु में रहने वाला है, जन्म चेन्नई में हुआ। उनके माता पिता तमिल बोलते हैं तथा उनकी मातृभाषा तमिल है। अब हम कह सकते हैं कृपला की मातृभाषा बंगला और रामचंद्र की मातृभाषा तमिल है। तो माता और परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जिसे शिशु सर्वप्रथम सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात देश की अपनी एक निश्चित भाषा होती है जिसका प्रयोग उस देश के अधिकांश लोग करते हैं। यही उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है। भारत की राजभाषा यानी भारत की दृष्टि से भारत की स्थिति दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकांश देशों में प्राय एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, पर भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हरमीत कौर के घर पंजाबी, कोमलिका के घर बंगला, चंद्रशेखर के घर मलया, शेखर के घर गुजराती। किंतु हरमीत, कोमलिका, चंद्रशेखर, शेखर भारत के रहने वाले हैं, सभी अपने अपने राज्य की भाषा बोलते हैं। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। संविधान के 343वें अनुच्छेद में लिखा है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, अंडमान निकोबार यह और शासन की भाषा है तथा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में इनकी मान्यता द्वितीय भाषा के रूप में होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, एक लिखित। भाषा का कथित कहा हुआ, वाचिक बोला हुआ रूप भी कहते हैं। जब हम आमने सामने बैठे व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कोई व्यक्ति भाषण देता है अथवा मौखिक रूप से किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करता है तो उसका यह मुख से कहना ही मौखिक भाषा कहलाता है। कक्षा में आचार्य अध्यापक बिना किसी किताब के किसी वस्तु पर बोलते हैं तो उनकी मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति अपनी बात या अपने विचार अथवा भाव लिखकर प्रकट करता है, जैसा कि अखबारों में, चिट्ठियों में, किताबों में लिखा जाता है। भाषा उस लिखे हुए स्वरूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। लिपि
भाषा को लिखने की विधि यानी तरीका, स्टाइल, उसका ढंग लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। हिंदी की जैसे देवनागरी लिपि है, इसी प्रकार उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। बोली, जैसा शब्द से प्रकट होता है कि हम बोलते हैं वही बोली। प्रश्न उठता है फिर मौखिक भाषा क्या है? तो सच तो यह है कि प्रत्येक भाषा को अपने प्रारंभिक रूप में बोली ही कहते हैं, किंतु शिक्षित व्यक्ति जब बोली का प्रयोग भाषा के नियमों में बांधकर करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसके साहित्यिक रूप अथवा नियमों के बंधे हुए रूप को लिखित भाषा कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र या भूभाग में अथवा किसी सीमित स्थानों पर भाषा के नियमों का पालन न करते हुए स्थानीय प्रभाव को लेकर किसी शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति जब बोलते बातें करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं बोलकर, वह विशेष शैली विधा होती है, वह कहलाती है बोली। भाषा शब्दों और वाक्य रचना क्रियापदों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो खड़ी बोली, जैसे उत्तर प्रदेश की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, किंतु इस हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, हरवाणी, गढ़वाली, कुमाऊनी विभिन्न क्षेत्रीय बोलियाँ अथवा भाषाएं भी सम्मिलित हैं। वास्तव में हम जिसे खड़ी बोली कहते हैं उसका सामान्य जीवन में सर्वाधिक शुद्ध प्रयोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद आदि जनपदों में किया जाता है। और खड़ी बोली की ब्रज भाषा अथवा अवधी भाषा बड़ी समृद्ध भाषाएं रही हैं। महाकवि सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर ब्रज भाषा की तथा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अवधी भाषा की अमर और पवित्र कृतियाँ हैं। बोलियों का कारण भौगोलिक होता है। एक पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी। अतः बानी अर्थात बोली कुछ दूरी पर जाकर बदल जाती हैं। तो इस प्रकार भाषा के विषय में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। बोली तथा भाषा में अंतर। भाषा और बोली। बोली किसी भाषा का ही एक अंग होती है। जैसे हिंदी भाषा के अंग पूर्वी ब्रजभाषी अवधी बोलियां हैं। हाँ, यह बात भी है, सत्य है कि ब्रज, अवधी और बोलियों सूरदास और तुलसीदास के समय में भाषाएं ही थी। बोली के क्षेत्र में समाज, जनसमूह भाषा की तुलना में छोटे होते हैं और साहित्य में भाषा का प्रयोग होता है, तो बोली साहित्य का रूप नहीं हो सकती। बोली पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते, किंतु भाषा व्याकरण के नियमों का पालन करती है। साहित्य, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य रचनाओं से लिया गया है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघुकथा, नाटक, एकांकी, आलेख ये सब आते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है। और पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। लिपि, पहले भाषा बोली जाती थी, उसका लिखित रूप न था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और गुरुकुल और आश्रमों में बोली जाने वाली भाषा लिखित रूप में सामने आई, क्योंकि मानव ने उन्नति और ध्वनियों को चिन्हों में अंकित किया। ये चिन्ह ही भाषा की लिपि और उनके वर्ण बन गए। विश्व में सभी भाषाओं को लिखने का ढंग है, भिन्न भिन्न है। इसी कारण भाषाओं को लिपि भी भिन्न है। संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली भाषाओं में लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में है। उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की गुरमुखी लिपि में लिखी जाती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है कि भाषा संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, उनकी लिपि उनके सामने दी गई हैं और उदाहरण थे देवनागरी भी हैं। भारतीयों समेत हिंदी देवनागरी भाषा में भारतीय हूँ। तो इसी प्रकार से अन्य भाषाओं को लिखा गया है, ये उनकी लिपि हैं। व्याकरण, व्याकरण शब्द संस्कृत का है। हमारी हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। इसमें 3 शब्द हैं, वी प्लस आ प्लस करण। इन तीनों शब्द का अर्थ इस प्रकार है कि वी से विशेष प्रकार से, आ से भली भांति, करण से करण करना अर्थात व्यवस्थित या विधिवत क्रम रूप में रखना। अपने विचार या भाव को किन्हीं विशेष नियमों के अनुसार व्यवस्थित करके शुद्ध रूप से बोलना और लिखना, और उस नियम के उस भाषा को शुद्ध करने वाले रूप में सर्वमान्य होते हैं।
इन नियमों का संविधान की व्याकरण कहलाती हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, दूसरी भाषा के व्याकरण के समान नहीं होता। व्याकरण वह साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध और दीर्घ जीवी बनाता है। परिभाषा जैसे वह शास्त्र है जिसके नियमों एवं अनुशासन का पालन करके भाषा की शुद्ध रूप में बोल पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। भाषा को शुद्ध बोलना और पढ़ना लिखना ये व्याकरण का जानना आवश्यक होता है। तो आज हमने आपको व्याकरण से संबंधित बातें बताई और इसमें आपको गृह कार्य के रूप में एक कार्य करना है कि जैसे जो भाषा बोली जाती है उसकी लिपि को उसके सामने आप लिखेंगे और ये जो कार्य कराया गया है, भाषा किसे कहते हैं, शब्द क्या हैं और लिपि क्या है, इनकी परिभाषा आदि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये सब हमने बता दिया है और सभी इसके पाठ के अंतर्गत आए हैं। आज बस इतना ही। आगे आने वाली वेला पर कुछ और व्याकरण से संबंधित बताएंगे। धन्यवाद।